Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. In a previous lecture, we have completed our chapter number 4, that is to be known as planning, which was first function of management. So हमने डिटेल में प्लानिंग कर लिया, ठीक है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लानिंग डेफिनेशन, ठीक है जी, और स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, राइट। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स भी करे, फिर हमने स्टेप्स फॉर मेकिंग प्लान करे, दैट वुड बी अनदर एक्सटेंशन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सो हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, तो उसमें पहला फंक्शन था प्लानिंग और सेकंड फंक्शन क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। अब हम सेकंड चैप्टर अपना ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? क्या है जी ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजिंग can be defined as identifying and grouping different activities, identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish the most productive relations, for the achievement of specific goals, सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कैसे डिफाइंड होती है? दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल्स। ये हमने ना सेम डेफिनेशन हमने करा था जब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तब सेकंड फंक्शन जब हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करा था तो सेम ही था कि आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना डिफरेंट एक्टिविटीज को, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, ताकि हमारे स्पेसिफिक गोल्स जो है वो अचीव हो पाए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ये हमारी जब डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जब भी प्रोसेस की बात आए या स्टेप्स की बात आए तो हमें सीरियल ऑर्डर से करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होगा जी ऑर्गेनाइजिंग का? प्रोसेस ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस क्या होगा? पहले होगा जी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसके ना टोटल सारे 4 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। By the term डिपार्टमेंटलाइजेशन भी मीन्स पहले है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का पहला है कि आइडेंटिफाई करना वर्क को और डिवाइड करना वर्क को अमंग द डिफरेंट वर्कर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। एंड सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन टू से डिवाइड करना काम को डिपार्टमेंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस वर्क इज टू बी डन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वर्क इज टू बी डन बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स वर्क इज टू बी डन बाय HRD डिपार्टमेंट, राइट? सो डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड स्टेप is our assignment of duties. Assignment of duties। पहले आइडेंटिफाई करना वर्क को, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, फिर असाइन करनी ड्यूटीज को, ठीक है? फिर हमारा फोर्थ इज establishing reporting relationships। establishing reporting relationships। पहला काम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर है ड्यूटीज को असाइन करना, हर एक बंदे को काम के अकॉर्डिंग ड्यूटीज असाइन करना, फिर है जी स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर है जब रिलेशनशिप्स मतलब जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट हमें ऐसे रिलेशंस बनाने चाहिए कि रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करेंगे जिससे रिपोर्टिंग भी आसानी हो। रिपोर्टिंग का मींस अकाउंटेबिलिटी, राइट? वहां पे हम अब इसको ये 4 हमारे स्टेप्स हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ओके? और फोर्थ पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। It means in the organization each employee has some authority as well as responsibility। authority responsibility का relationship है तो accountability भी वही होगी। It is necessary that every individual must know whom he has to take orders and from and to whom he is answerable। हर एक इंसान को पता होने का राइट है और पता होना चाहिए कि उसको किससे काम आना है और उसको किसको जवाब देना है, ठीक है जी? अब है ये हमारे 4 स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो पहले आप इसको स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये 4 है। पहला आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप ना वो बना के ग्रुप्स बना लिया करो ना, जैसे IDAE, ठीक है जी? हम कर सकते हैं जैसे IADE के ना IDAI, इसको तो प्रोसेस को तो आप लाइन वाइज ही आपको याद करना पड़ेगा। सो IDAE आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या है जी? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छे से होगी तो हम स्पेशलाइज्ड वे में
काम को हो सकता है। मीन टू से डिपार्टमेंट वाइज, जैसे हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज अगर काम होगा तो स्पेशलाइज्ड वर्क, स्पेशलाइज्ड पर्संस उस काम को करेंगे। तो अच्छा, ये हमारी इंपॉर्टेंस है जी, ठीक है। इंपॉर्टेंस आ जाए, बेनिफिट्स आ जाए तो एक ही बात है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, एक क्लैरिटी हो जाती है जी कि मेरे को कौन सा काम मिला है मैंने वो ही करना है और कोई काम नहीं करना, ये क्लैरिटी हो जाएगी, कंफ्यूजन कम क्रिएट होगी। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो हैं वो ऑप्टिममली यूटिलाइज हो जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छे वे से हुई हो। फिर है जी अडेप्टेशन टू चेंज, या फिर अडेप्टेशन टू चेंज, it facilitates modification in organizational structure, revision of interrelationship among people in order to adapt to environmental changes। जो भी ऑर्गेनाइजिंग हमें ना करता है कि हम ना चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम चेंज कैसे होंगे। एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर काम चल रहा होगा ना तो वी कैन अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वी कैन टेक द बेनिफिट्स and avoid the cons of the changing environment if the organizing is to be done properly। So this is the importance of the organizing। Fifth is इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ऑर्गेनाइजिंग के साथ इफेक्टिवली होगी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नाउ आवर 6th पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छे से तरीके से होगी तो एक डेवलपमेंट होगी हमारे एम्प्लॉयज की, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड वर्क उनको दिया जाएगा और वो अच्छे से वो काम को करेंगे, डेवलपमेंट भी हो गई। नाउ आवर लास्ट इंपॉर्टेंस इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड भी करेगी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है जी। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और वी कैन से दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो हमारी इंपॉर्टेंस डिटेल में हो गई। नाउ अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। द स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ वर्क एंड द कम्युनिकेशन इन द एंटरप्राइज। और वी कैन, अब इसकी टाइप्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के? 2 टाइप्स होते हैं। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जी, functional structure, and second one is divisional structure। But first is functional, second is divisional। ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, में होगा जी जब an organization structure in which departments are created on the basis of different functions performed in the organization is called function। जब ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स के हिसाब से डिवाइड होती है, मीन टू से एज पर द वर्क व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर सेग्रीगेटेड, दैट
इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3-4 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जी, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे कर करके अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं तो होता है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल में होता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच वेरियस डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, टेरिटरी और रीजन। पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती है एज पर द वर्क तो वो होता है फंक्शनल। जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइड होता है एज पर द नीड्स, एज पर द प्रोडक्ट्स या एज पर द टेरिटरी और एज पर द रीजन इन विच आर ऑर्गेनाइजेशन इज, तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आइटम्स के अकॉर्डिंगली जब डिवाइड हो, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मीन टू से कॉस्मेटिक्स का एक डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट हमारा फुटवेयर का है, थर्ड हमारा गारमेंट्स का है एंड सो ऑन, फोर्थ हमारा मेडिसिन का है। जब ऐसा डिवाइड होगा तो ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ अब हम इसके दोनों के प्रॉस भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, थोड़ी सी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। सूटेबल कहां पे होता है जी ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, पहले हम बात करते हैं सूटेबल कहां पे होगा। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज जनरली विद अ सिंगल प्रोडक्ट और अ स्मॉल नंबर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है ना वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, जनरली विद अ सिंगल प्रोडक्ट और अ स्मॉल नंबर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, मीन टू से या तो ऑर्गेनाइजेशन का ना एक तो जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो बहुत बड़ा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादा सूटेबल रहेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स, अगर इतना काम होगा तभी हम उतने डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। अगर हमारी फर्म ही छोटी है, ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी है, तो हम एक ही डिपार्टमेंट में वो सारा काम चल सकता है। या हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज हैं, उसको ऑपरेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशल, या तो हमारे जो ऑपरेशन है उनको हाई डिग्री चाहिए स्पेशलाइजेशन की, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन मस्ट है। अच्छा स्पेशलाइज्ड वे से अगर हमें काम करना हो तो हम पहले HR वाला काम HRD को देंगे, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग को देंगे, ताकि स्पेशलाइज्ड बंदे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो स्पेशलाइज्ड वे से हमारा काम करें। अब एडवांटेज इसका नॉर्मल है, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट्स, it leads to minimal duplication of efforts, it ensures that all functions get due attention। disadvantage क्या है, work is assigned as per the specialization। ठीक है, परस्पेक्टिव मतलब जब ना स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जब वर्क दिया होता है ना तो ये लकीर के फकीर टाइप्स बन जाते हैं कि उनको सिर्फ एक ही काम से मतलब है, वो होल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं स्टडी कर पाते। जो यहाँ पे बंदे बैठे हैं इनको सिर्फ HR का काम, HR एक लिमिटेड वर्क सा हो जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पांसिबल फॉर एनी प्रॉब्लम, और इसमें पंगा ये है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम नहीं कह सकते कि तू रिस्पॉन्सिबल है इस काम के ना होने का, इस काम में गलत होने का, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करके और एक डिपेंडेंसी बन जाती है। तो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम नहीं कह सकते तेरी वजह से हमारा प्रोडक्ट फेलियर हुआ या तेरी वजह से हमारा प्रोडक्ट फेलियर हुआ। ठीक है जी, conflict often arises when the interest of two or more departments are not compatible। ठीक है, conflict कब arise होगा जब दो और more departments ना compatible नहीं है, मीन टू से ये दोनों ना, इन दोनों में वो नहीं है, ट्यून्स ही नहीं है काम करने की। ठीक है, और there is lack of flexibility as people may develop a narrow perspective। यार जब ना इसमें ना lack of flexibility होती है, क्योंकि जो HRD का काम है वो HRD करेगा और वो ही करेगा। ठीक है, कोई और डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकते हम, तो फ्लेक्सिबल नहीं। डिविजनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी कब है, ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग डिफरेंट, जब ना प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लार्ज है, प्रोडक्ट्स मीन टू से एक कितनी सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, अलग अलग सेगमेंट्स की, जैसे कॉस्मेटिक्स बना रही है, फुटवेयर बना रही है, गारमेंट्स बना रही है, मेडिसिन बना रही है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट करेंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर हाई। ठीक है, जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें है कि जब ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाई करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। एडवांटेज कब है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू डेवलप वेरिएड स्किल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज इजी, विद मोर इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजंस आर टेकन मच फास्टर। इसमें डिसीजंस भी फास्टर लेंगे। ठीक है, अलग अलग स्किल्स मैनेजर की डेवलप होंगी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगी फर्म की,
और डिसएडवांटेज क्या होंगे? कंफ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स, कंफ्लिक्ट में अराइज, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिविजन हेड्स में लीड टू द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। हर एक डिविजनल हेड का के पास कॉस्मेटिक का सब कुछ वो करेगा, तो उसको एक अथॉरिटी बहुत बड़ी मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस वो एक डिपार्टमेंट का अकेला बंदा कर रहा है, तो वो कई बार मिसयूज कर लेता है उस अथॉरिटी को। हर एक डिवीजन का मैनेजर जो है ना वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा, ना कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करेगा, राइट। तो ये हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए और टाइप होगी ऑर्गेनाइजेशनल की, ठीक है जी। अब जब टाइप्स की बात है ना, तो टाइप्स को जब हम ब्रॉडली डिफाइन करें, ब्रॉडली हमारी एक फंक्शनल होती है और एक डिविजनल होती है। तो आगे हम करेंगे कि हमारी जब फर्दर टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, राइट। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग रहा, और डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, राइट। हमारे गिनके थोड़ा आज हमने क्या किया, आज हमने किया ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्रोसेस करा, इंपॉर्टेंस करा, स्ट्रक्चर करा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं आज की क्लास में, अभी टाइम नहीं इतना हुआ, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन का वो थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। हमने डिसेंट्रलाइजेशन, आपने मेरे मुंह से वर्ड सुना होगा इन आवर फर्स्ट क्लास, राइट। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जल्दी से हम करके पैकअप करते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जी डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डिसेंट्रलाइज मींस कि जब ना हम अथॉरिटीज को ना डेलीगेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जब हम एक होल्ड नहीं रखते अपने ऊपर, हम डेलीगेट करते हैं। और इसका ऑपोजिट सेंट्रलाइजेशन होता है, जिसमें अथॉरिटी ना एक बंदे के पास रहती है, वो अपनी अथॉरिटी खोना नहीं चाहता। बट मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है वो डिसेंट्रलाइज तरीका उसको अपनाना ही पड़ेगा, because one man can't do everything and he is not able to do everything efficiently, so he has to delegate some of his authorities to his junior subordinates to make the work properly executed, right. So decentralization का मतलब हम सीखते हैं। उसने बोला decentralization of authority means systematic dispersal of authority among all departments and at all levels of management for taking decisions and action appropriate at the respective levels. An organization is said to be decentralized when managers at middle and lower levels have been given the authority to take decision for the respective areas. मैंने क्या बोला कि जब हमारे मैनेजर्स के पास हम अथॉरिटी दे देंगे आप खुद भी डिसीजन लेने की, तो तब हम कह सकते हैं वो स्ट्रक्चर हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, everything which goes to increase the importance of subordinates role is decentralization, everything that goes to reduce it is centralization। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, हर एक चीज जो इंक्रीज करे किसकी इंपॉर्टेंस को, सबॉर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को, तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। और हर एक चीज जो सबॉर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को डिक्रीज करे वो है सेंट्रलाइजेशन। कैसे? अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो वो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम अथॉरिटी अपने पास ही रख रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहे, हमारे पपेट हैं, वो हमारे कहने पे चल रहे हैं, तो उस पर उनकी इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है? एक बंदा, मैं। तो इसमें एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट्स इंपॉर्टेंस, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन, राइट। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है? सेंट्रलाइज्ड, they are those organizations in which decision making authority is retained by the top management, ठीक है, हमने सीखा। Decentralized organization, they are those organizations in which authority is delegated through the management hierarchy up to the lowest level, facilitating quick decision making, right. While complete centralization implies concentration of authority in a few hands, complete decentralization implies greater autonomy to the lower levels of management। जब concentration of authority होगी few hands में, तो उसको कहते हैं centralization। जब कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी डिल्यूट कर देंगे, मतलब टिल द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। सो इंपॉर्टेंस क्या होगी जी डिसेंट्रलाइजेशन की?
डेवलप करेगा इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। जब सबॉर्डिनेट्स के पास थोड़ी सी पावर आएगी ना, तो वो इनिशिएट लेना शुरू कर देंगे, वो बूस्टअप होंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे कि हमारे पास भी अथॉरिटी है कोई डिसीजन लेने की, तो एट लास्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होगा। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। हम अगर अथॉरिटीज देंगे ना किसी को, तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हो जाएंगी, और उसमें हमारे फ्यूचर के ना एक हिसाब के मैनेजर्स तैयार हो जाएंगे। क्या मतलब, उनको अगर आज ही हम सिखा देंगे ना मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है टू मैनेज एंड टू टेक द डिसीजंस, टू हैव द अथॉरिटी। अगर उनको आज ही थोड़ा करके हम कराएंगे, तो वो दे विल बी अ फ्यूचर मैनेजर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग कंसर्न, राइट। अगर कल को कोई वेकेट भी करता है ऑफिस इमीडिएटली, तो हम उसको बंदे को काम आता हो एंड ही कैन बी अ मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है जी डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है अपने पीछे वाले को, राइट। मैं अपने टॉप लेवल को नहीं पूछने की जरूरत, मेरे पास जितने अथॉरिटी है मैं उतने डिसीजंस ले सकता हूँ। फिर है फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ फैसिलिटेट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। जहां पे मैंने बोला था डिसेंट्रलाइजेशन होगी, वहां ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। बेटर कंट्रोल, इट मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड मेकिंग द डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल फॉर देयर ओन रिजल्ट्स। फीडबैक इसको कैन लीड टू बेटर कंट्रोल, राइट। ऑब्वियसली कि जब डिपार्टमेंट्स में हर एक बंदे को अथॉरिटी मिलेगी, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बंदा अपने अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कंट्रोलिंग में भी आसानी होगी। तो आज हमने डिसेंट्रलाइजेशन का भी टॉपिक खत्म कर लिया, और ये भी बता दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है, और दोनों अपने अपनी जगह में क्या मायने रखते हैं। ठीक है जी, हमने क्या करा आज के चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में। ऑर्गेनाइजिंग में हमने करा जी इंपॉर्टेंस कर लिया, टाइप स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, राइट। अपना स्टेप्स कर लिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स कर लिए, जो 4 स्टेप्स थे। फिर हमने करा कॉन्सेप्ट की टाइप्स हमने अभी ब्रॉडली करी है। ब्रॉडली कौन सी टाइप्स थी हमारी? 2 टाइप्स थी ब्रॉडली, राइट। एक तो हमारा था फॉर्मल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक था हमारा सेकंड वन इज डिविजनल। एक फंक्शनल कर लिया, डिविजनल कर लिया। फंक्शनल डिविजनल, अब हम हमारे टॉपिक थोड़े से 1-2 टॉपिक रहते हैं जिसमें इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड 1 or more टॉपिक मोर। सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आज की क्लास इतनी यहां तक है, और आप अपने जो 3-4 टॉपिक्स आज हुए हैं अच्छे से एक बार पढ़ लो। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं आएगा, सिंपल लैंग्वेज है। अगर कोई भी आपको लगता है कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, आई विल रिप्लाई। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट, so please do subscribe and share, comment on our videos, like our videos and support as much as you can. Till then, meet you in our next lecture. Thank you so much. Bye.